नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट से उठा तूफान अभी शांत भी नहीं हुआ था कि गुरुग्राम से लंदन तक मनी लॉन्ड्रिंग का खेल करने वाले सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने एक साथ 3 मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी पूरी कर ली। गुरुग्राम लैंड डील केस सहित इन मामलों में वाड्रा से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की गई, जो कुल मिलाकर 16 घंटे चली। सूत्रों ने बताया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद इन तीनों मामलों में वाड्रा पर एक साथ आरोप तय होने का रास्ता साफ हो जाएगा। वाड्रा के खिलाफ 3 मामलों में पहला मामला गुरुग्राम की जमीन खरीद से जुड़ा है, जहां वाड्रा पर 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदकर कुछ ही महीनों में अवैध तरीके से 58 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप है। दूसरा मामला भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े लंदन स्थित प्रॉपर्टीज का है, जिन्हें कथित तौर पर रक्षा साधनों से मिले अवैध पैसे से खरीदा गया था। और तीसरा मामला बीकानेर जमीन से जुड़ा है, जिसमें वाड्रा पर विस्थापितों के लिए आरक्षित जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए खरीदने का आरोप है। ईडी की जांच का मुख्य फोकस 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर में हुए 3.5 एकड़ भूमि सौदे का है। इस सौदे में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी और इसके कुछ महीनों बाद इस जमीन को कथित तौर पर 58 करोड़ रुपए में रिटेल एस्टेट कंपनी DLF को बेच दिया था। ईडी का दावा है कि इस सौदे में वित्तीय अनियमितताएं और मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। हरियाणा पुलिस ने 2018 में इस सौदे की जांच के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद वाड्रा कई बार ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हो चुके हैं। वाड्रा पर दूसरे आरोप यूके स्थित हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ कथित संबंधों का है आरोप। ईडी पहले ही संजय भंडारी और वाड्रा के करीबी सीपी थम्पी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जांच एजेंसीज के अनुसार भारत द्वारा स्विस कंपनी पिलाटस से 75 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए भी डील हुई और इसमें 310 करोड़ रुपए की कथित घूस दुबई स्थित भंडारी की कंपनी ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस के खाते में गई। इस राशि का इस्तेमाल दुबई और लंदन में संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया और ईडी ने इसमें 150 करोड़ रुपए की रकम को ट्रेस किया और भारत में भंडारी की 26 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों के अटैच किए जाने की जानकारी है। ईडी का दावा है कि वाड्रा इन लंदन स्थित कंपनियों से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा बीकानेर केस में वाड्रा पर आरोप है कि उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के जरिए 275 बीघा जमीन 72 लाख रुपए में खरीदी गई और फिर करीब 5 करोड़ 20 लाख रुपए में बेच दी गई। और एक अन्य केस में 21 नवंबर 2023 को दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में वाड्रा, प्रियंका गांधी और सीपी थम्पी पर आरोप है कि उन्होंने 2005 से 8 के बीच फरीदाबाद में 531 एकड़ जमीन दिल्ली के रियल एस्टेट कारोबारी HL पाहवा से खरीदी थी। बाद में ये जमीन वापस पाहवा को बेच दी गई। उन्होंने इसे DLF ग्रुप की कंपनी को बेचा और इस चार्जशीट पर कोर्ट में 22 दिसंबर 2023 को संज्ञान लिया गया और आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि उस वक्त वाड्रा और प्रियंका इस केस में आरोपी नहीं थे। वाड्रा पर गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में 12 एकड़ की एक और संदिग्ध डील की जांच चल रही है। सूत्रों के अनुसार ईडी द्वारा की जा रही समन्वित कार्यवाही है, जिसका उद्देश्य इन सभी मामलों में एक साथ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से आम आदमी पार्टी के हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी एकजुट नहीं है। कहने को तो केजरीवाल ने आतिशी मारलेना के नेता विपक्ष और सौरभ भारद्वाज को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी पर दबाव डालने की कोशिश की है, लेकिन हालात इसके उलट हैं। पार्टी में किस वक्त और कब बड़ा विद्रोह हो जाए, इस बात की आशंका बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और पार्षद पूरी तरह से इस्तीफा देने को तैयार बैठे हैं। उन्हें सिर्फ मौके का इंतजार है और मौका करीब आ गया है। जब दिल्ली में मेयर के चुनाव होंगे, 25 अप्रैल को होने वाले महापौर चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी में बगावत तय है। विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी कई विधायक और पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे। उम्मीद थी कि चुनाव के बाद पार्टी में बगावत थम जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल के बाद नेताओं में असंतोष बढ़ा। चुनाव हार चुके सौरभ भारद्वाज को प्रदेश संयोजक बनाए जाने से कई नेता नाराज हैं। वो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं के माध्यम से वे भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आप नेता संपर्क कर रहे हैं। क्षेत्र में उनकी छवि और भाजपा में उपयोगिता को ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय लिया जाएगा। पिछले दिनों इसे लेकर कुछ विधायकों के साथ प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें 15 पार्षदों को पार्टी में शामिल करने पर सहमति बनी है। ग्रेटर कैलाश, महरौली, मालवीय नगर विधानसभा सहित दक्षिण दिल्ली से 6, रोहिणी से 3, करोल बाग और पश्चिम जोन से 2 और अन्य क्षेत्रों से 2 और पार्षदों को आम आदमी पार्टी छोड़ने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में इन्हें बीजेपी में शामिल किया जा सकता है। इससे 25 अप्रैल को होने वाले महापौर चुनाव से पहले निगम में बीजेपी के पार्षदों की संख्या बढ़ेगी। इस समय निगम में कुल 238 पार्षद हैं। पार्षदों के सांसद और विधायक चुन लिए जाने के कारण 12 वार्ड खाली हैं।
निगम चुनाव में 134 वार्ड्स में जीत प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या अब मात्र 113 रह गई है, क्योंकि कई भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे 104 वार्ड जीतने वाली भाजपा के 117 पार्षद हो गए हैं। महापौर चुनाव में 238 पार्षदों के साथ ही 14 मनोनीत विधायक, 10 सांसद मतदान करेंगे। बहुमत के लिए 132 वोट्स चाहिए। वर्तमान स्थिति में भाजपा के पास 117 निर्वाचित पार्षद, 11 मनोनीत विधायक और 7 सांसद यानी 135 वोट्स हैं। इसकी तुलना में आम आदमी पार्टी के पास 113 निर्वाचित पार्षद, 3 मनोनीत विधायक और 3 राज्यसभा सदस्य यानी 119 वोट्स हैं। इनमें से भी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल आपसे नाराज चल रही हैं। कांग्रेस के 8 पार्षद हैं। यदि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्षदों का साथ मिल जाए तो भी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने की स्थिति में वे नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कपिल सिब्बल ही नहीं बल्कि उन जैसे तमाम वकीलों और नेताओं की ये फितरत रही है कि वे अपनी सुविधा के हिसाब से बयान बदल लें। जब राम मंदिर अनुच्छेद 370, नोटबंदी, पेगासस से लेकर कई ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया तो कपिल सिब्बल ने पानी पी पी कर सुप्रीम कोर्ट को खरी खोटी सुनाई। लेकिन जैसे ही वक्त बदला वही कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट की तरफदारी करने लगे। असल में मामला उपराष्ट्रपति के बयान का है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है। इसी बात से कपिल सिब्बल नाराज हो गए। उन्होंने कहा राष्ट्रपति एक टिट्यूलर हेड है और गवर्नर का भी पद ऐसा है। अनुच्छेद 142 की शक्ति संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का बयान सुनकर उन्हें दुख भी हुआ और हैरानी भी। उनको किसी भी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि निष्पक्ष बात करें। कपिल सिब्बल का ये भी कहना है कि जब सरकार के लोगों को न्यायपालिका की बात पसंद नहीं आती तो वे हमला करते हैं। उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर आपत्ति जताई जिसमें ये कहा गया कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को लंबे समय तक लटका कर नहीं रख सकते हैं। मंजूरी देने, रोकने या राष्ट्रपति के पास बिल भेजने का फैसला डेडलाइन के अंदर करना होगा। ये विचार के लिए दोबारा सरकार को बिल भेज सकते हैं। अगर विधानसभा विधेयक को पुराने स्वरूप में वापस पास करती है तो राज्यपाल के पास उसे मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं। कोर्ट के फैसले की उपराष्ट्रपति ने कड़ी आलोचना की और कहा कि भारत में ऐसा लोकतंत्र कभी नहीं रहा जहां जज लॉ मेकर कार्यपालिका या सुपर संसद के रूप में काम करे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि वो उपराष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 142 की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को संविधान देता है। राष्ट्रपति एक टिट्यूलर हेड है। गवर्नर का भी पद ऐसा है। गवर्नर बिल नहीं रोक सकते, राष्ट्रपति को भेजते हैं। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह और सहयोग से ही काम करते हैं, तो राष्ट्रपति के अधिकार पर सवाल उठाने की बात नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका के अधिकारों पर ऐसे बयान हमला हैं। क्या राष्ट्रपति संसद से पास बिल को अनंत समय तक रोक सकते हैं? ऐसे काम कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 जज का हो या 5 जजेस का, सबको मानना होता है। सभापति सदन में पक्ष विपक्ष के बीच बैठते हैं, निष्पक्ष होते हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम नहीं कर सकते। कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति के बयान पर यह भी कहा कि अगर उनको किसी फैसले पर दिक्कत है तो वो रिव्यू डाल सकते हैं, जो तरीका है, या अनुच्छेद 143 के तहत भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ये भी एक तरीका है। जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मिसाइल नोटबंदी थी जो सरकार ने लोगों पर चलाई, और कोर्ट के फैसले को मिसाइल मत कहिए। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है, वह पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वह किसी भी मामले में हो। कपिल सिब्बल ने कहा कि जज तो जवाब नहीं दे सकते, आप ऐसे बयान देकर उन्हें सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरास्वामी फैसला है कि मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे, क्या आप इसे नहीं मानते? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का ऐसे ही इस्तेमाल करता रहा तो फिर संसद और सरकार की क्या जरूरत? सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही तय कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरह के घोटाले और चोरियां आम आदमी पार्टी के लिए की, लेकिन उन्हीं की पार्टी के दुर्गेश पाठक ने पार्टी के चंदे में ही सेंध लगा दी। यही वजह है कि भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया। सचदेवा ने तंज भरे लहजे में कहा कि हमने चंदा चोर नाम तो सुना था, ये आम आदमी पार्टी तो चंदा चोर पार्टी है। दुर्गेश पाठक पर भी हमला करते हुए कहा कि अपनी ही पार्टी के चंदे को खाने वाले ये चंदा चोर लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट निकले। सचदेवा ने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर जांच एजेंसी काम कर रही है तो इसमें ऐतराज क्यों है?
मैं अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूं। उन्होंने 10 तरह के घोटाले और चोरियां पार्टी ने किए हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के चंदे को खाने वाले चंदा चोर ये तो लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट निकले। अभी तो जांच एजेंसीज जांच कर रही हैं। अभी सामने आएगा तो पता चल जाएगा कि और कितने लोगों ने अपना पेट भरा है। असल में आम आदमी पार्टी और उसके कुछ नेताओं के खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। सीबीआई ने अब इस मामले में गृह मंत्रालय की इजाजत के बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। इससे पहले ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की थी और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी। आरोप है कि आम आदमी पार्टी ओवरसीज इंडिया नाम का एक नेटवर्क बनाया था, जिसमें अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के वॉलंटियर्स शामिल थे। इस नेटवर्क के जरिए विदेशी फंड जुटाया गया। ये पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीधा भेजा गया, जो कि विदेशी चंदे से जुड़े कानून FRCA का सीधा उल्लंघन है। इस केस में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक का नाम सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स के जरिए इन नेताओं को करीब 29,000 अमेरिकी डॉलर्स भेजे गए थे। विदेशों से फर्जी पहचान या गलत दस्तावेजों के लिए चंदा लिया गया। चंदा देने वालों की पहचान को छिपाया गया। कुल 155 विदेशियों ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया, लेकिन उनके 55 पासपोर्ट नंबर ही दर्ज हैं। कई बार एक ही पासपोर्ट नंबर से अलग अलग लोगों ने चंदा दिया। 201 डोनर्स थे, लेकिन उनके लिए सिर्फ 51 ईमेल्स आई का इस्तेमाल किया गया, और वो भी 639 बार। 71 डोनर्स ने सिर्फ 21 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया। 75 लोगों ने 15 क्रेडिट कार्ड से करीब 20 लाख रुपए का चंदा दिया। कनाडा के 19 नागरिकों से आए 51 लाख रुपए की जानकारी सही से दर्ज नहीं की गई है। एक कनाडियाई नागरिक ने आम आदमी पार्टी की वेबसाइट के जरिए सीधा चंदा भेजा। दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई की रेड के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी मिलने के तुरंत बाद ये एक्शन लिया गया। इस पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि गुजरात में 2027 में चुनाव होने हैं। केजरीवाल की पार्टी बड़ी अजीब है। हमने चंदा चोर नाम तो सुना था, ये आप चंदा चोर पार्टी है। सचदेवा ने आरोप लगाते हुए कि दुर्गेश पाठक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के चंदे को चोरी करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी लगा कर बैठे थे, वैसा कुछ नहीं हुआ। जिस वक्फ बाय यूजर को अपना सबसे बड़ा हथियार मानकर कपिल सिब्बल और सिंघवी दलीलें दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक शब्द नहीं कहा और न ही वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई, लेकिन 1 हफ्ते के लिए पहले जैसी स्थिति बने रहने का निर्देश दे दिया है। फैसला सुनाते वक्त याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल बीच में टपक पड़े, तो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि बीच में मत बोलो। सीजेआई संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को 1 सप्ताह तक पहले की तरह बने रहने दिया जाए। इस दौरान कपिल सिब्बल बोल पड़े कि वक्फ बाय यूजर भी लिखिए। सीजेआई ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मैं आदेश लिखवा रहा हूं, बीच में मत बोलिए। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर मेहता ने कहा कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि तब तक बोर्ड या काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि गैर मुसलमानों को केंद्रीय या राज्य वक्फ बोर्ड में नियुक्त नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वो संसद से पारित एक्ट पर रोक लगाने जा रहा है। एक्ट के कुछ सेक्शंस को देखकर रोक लगा देना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों से बात कर कानून बनाया गया है, इसलिए सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। एसजी मेहता ने कोर्ट से जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है, जिस पर सीजेआई ने अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि अभी वो कानूनी नहीं कर रहे हैं, 1 सप्ताह में कुछ नहीं बदल जाएगा। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि वो उसको सुनेंगे, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, इसलिए फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे ठीक है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड या काउंसिल में नई नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। सीजेआई संजीव खन्ना ने एसजी तुषार मेहता से ये भी पूछा कि क्या 1995 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्यवाही नहीं होगी। एसजी ने इस पर कहा कि ये बात कानून का हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ 5 याचिकाएं ही हों, सबको सुनना संभव नहीं है, इसलिए इस पर 1 दिन में फैसला लेकर बताएं। सीजेआई ने कहा कि बाकी याचिकाओं को निरस्त माना जाएगा। याचिकाओं की आगे की लिस्टिंग में किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा।
साथ ही जिरह करने वाले वकीलों की भी लिस्ट दें। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस सूची से अलग से दिखाया जाएगा। 2025 के मामले में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को विशेष मामले के रूप में जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता है। संघ और राज्य तथा वक्फ बोर्ड भी 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करेंगे। 5 दिनों में जवाब दाखिल करना होगा। अगली तारीख पर सुनवाई केवल निर्देशों और अंतरिम आदेशों के लिए होगी, यदि कोई हो। वक्फ कानून को लेकर सबसे बड़ा पेच वक्फ बाय यूजर को लेकर फंसा है। मुस्लिम पक्ष वक्फ बाय यूजर को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता देने की मांग कर रहा है। यही वजह है कि कपिल सिब्बल की दलीलों में बार बार वक्फ बाय यूजर का जिक्र होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वक्फ बाय यूजर और रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को न छूने के लिए कहा। लेकिन तमाम ऐसी संपत्तियां होंगी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई दस्तावेज नहीं होगा, तो उनका इस आदेश के तहत क्या होगा? क्या सरकार उस पर कार्यवाही कर सकती है? ऐसी ज़मीनों के कागज दिखाने के लिए कह सकती है? सुप्रीम कोर्ट के एक ही वकील ने इसके बारे में बताया। सीजीआई ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिससे सरकार खुश होगी, क्योंकि ऐसी संपत्तियों पर कार्यवाही करने से सरकार को नहीं रोका गया है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी बार बार सीजीआई को इसी के बारे में बताने की कोशिश करते दिखे थे। एक अनुमान के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 4,36,169 ऐसी संपत्तियां हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और इनमें से अधिकांश संपत्तियां 1995 के संशोधन के बाद हड़पी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद कोर्ट से कहा कि आप कोई आदेश न दें, 7 दिन के अंदर हम जवाब पेश कर देंगे। तब तक नए वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में भी लिखा है कि सरकार अगली तारीख तक उन संपत्तियों वक्फ बाय यूज़र को डी नोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड और गजेटेड है। हालांकि सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है, और इससे लगता है कि ऐसी संपत्तियां जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और वक्फ बाय यूज़र हैं तो उनके कागजात मांगे जा सकते हैं। हालांकि इसके बारे में स्पष्टता अगली सुनवाई में आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया है कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूज़र को डिनोटिफाई यानी गैर अधिसूचित नहीं करेगी। लेकिन वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूज़र का क्या मतलब है, क्या है, ऐसे समझें कि जब कोई मुस्लिम कानूनी दस्तावेज बनाकर अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है तो उसे वक्फ बाय डीड कहा जाता है। यह वक्फनामे के रूप में लिखित होता है। ये संपत्ति रजिस्टर्ड हो सकती है। वक्फ करने वाले व्यक्ति को मुतवल्ली कहा जाता है। जब कोई संपत्ति लंबे समय से समुदाय द्वारा धार्मिक या परोपकारी कामों के लिए इस्तेमाल की जा रही हो तो उसे वक्फ बाय यूज़र माना जाता है, भले ही कोई दस्तावेज मौजूद न हो। सबसे बड़ी बात ये लिखित नहीं होता। हालांकि ये कब से इस्तेमाल हो रहा है इसका रिकॉर्ड होता है। ज़्यादातर पुरानी मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें इसी में आती हैं। इसका रजिस्ट्रेशन हो ये ज़रूरी नहीं है।